क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सुविधा है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस आराम को आप सफलता, खुशी और आधुनिक प्रगति का प्रतीक मानते हैं, वही धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका स्वास्थ्य और यहां तक कि आपके जीवन के अर्थ को भी खा रहा है? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन आज की इस यात्रा में हम एक ऐसी किताब के अंदर प्रवेश करने वाले हैं जो हमारी पूरी जीवन शैली पर सवाल खड़ा कर देती है। कल्पना कीजिए कि आपको एक विमान में बैठाकर दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे सुनसान और सबसे कठोर स्थानों में से एक में छोड़ दिया जाए। आपके पास कोई होटल नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई सड़क नहीं। आपके चारों तरफ बर्फीले मैदान, भालू, भेड़िए, तूफान और अनिश्चितता हो, और आपको वहां पूरे 33 दिन जीवित रहना हो। अधिकांश लोग इस विचार को पागलपन कहेंगे, लेकिन लेखक माइकल ईस्टर ने यही किया, और उन्होंने यह यात्रा केवल रोमांच के लिए नहीं की। वह एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते थे, ऐसा प्रश्न जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या आधुनिक आराम ने हमें कमजोर बना दिया है? यह कहानी अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र से शुरू होती है। लेखक एक छोटे से गांव में खड़े हैं, जहां से उन्हें एक छोटे विमान द्वारा जंगल के भीतर छोड़ा जाना है। उनके सामने ऐसे विमान खड़े हैं जिन्हें देखकर किसी को भी डर लग जाए। मौसम खराब है, दुर्घटना का जोखिम वास्तविक है, और लेखक स्वीकार करते हैं कि उन्हें उड़ान से वैसे भी डर लगता है। लेकिन विमान दुर्घटना केवल शुरुआत है। उन्हें पता है कि अगले 33 दिनों में उन्हें भूख का सामना करना पड़ेगा, ठंड का सामना करना पड़ेगा, अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, थकान का सामना करना पड़ेगा और मृत्यु की संभावना का भी सामना करना पड़ेगा। यहीं से पुस्तक का पहला बड़ा विचार सामने आता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें आराम के दूसरी तरफ मिलती हैं। हम में से अधिकांश लोग हर दिन आराम चुनते हैं। हम एयर कंडीशनर चुनते हैं, हम लिफ्ट चुनते हैं, हम आसान भोजन चुनते हैं, हम स्क्रीन चुनते हैं, हम तत्काल मनोरंजन चुनते हैं, हम असुविधा से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही समस्या है। मानव शरीर और मानव मस्तिष्क असुविधा से बचने के लिए नहीं बने थे, वे उससे जूझने के लिए बने थे। अब कहानी अचानक लेखक के निजी जीवन की ओर मुड़ती है। वह स्वीकार करते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनका जीवन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। शराब उनकी जिंदगी पर हावी हो चुकी थी। सप्ताहांत शराब के लिए होते थे, तनाव से बचने के लिए शराब, उदासी से बचने के लिए शराब, डर से बचने के लिए शराब, बोरियत से बचने के लिए शराब। असल में शराब समस्या नहीं थी, शराब एक आराम का साधन थी। और यही पुस्तक का दूसरा बड़ा विचार है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, हम केवल उनसे अस्थायी रूप से बचने का तरीका ढूंढते हैं। लेखक को एक सुबह ऐसी स्पष्टता मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह समझ गए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बदला तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता आराम का था, दूसरा रास्ता असुविधा का। आराम वाला रास्ता परिचित था, लेकिन विनाश की ओर जा रहा था। असुविधा वाला रास्ता डरावना था, लेकिन विकास की ओर जा रहा था। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत बेहद कठिन थी। शरीर विद्रोह कर रहा था, दिमाग विद्रोह कर रहा था, आदतें विद्रोह कर रही थीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अद्भुत होने लगा। जैसे जैसे उन्होंने असुविधा को स्वीकार किया, वैसे वैसे जीवन अधिक स्पष्ट होता गया। उन्हें एहसास हुआ कि केवल शराब ही उनका आराम नहीं थी, उनका पूरा जीवन आराम से भरा हुआ था। नरम बिस्तर, तापमान नियंत्रित कमरा, आरामदायक कार, तुरंत मिलने वाला मनोरंजन, बिना मेहनत मिलने वाला भोजन, दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम, और फिर घर लौटकर स्क्रीन के सामने बैठ जाना। उन्होंने खुद से एक प्रश्न पूछा, अगर केवल शराब छोड़ने से मेरा जीवन इतना बदल सकता है, तो बाकी आरामों को चुनौती देने से क्या होगा? यहीं से पुस्तक का सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक भाग शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि मनुष्य लाखों वर्षों तक ऐसे वातावरण में विकसित हुआ जहां जीवन कठिन था। हमारे पूर्वजों को हर दिन भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें मौसम झेलना पड़ता था, उन्हें भूख सहनी पड़ती थी, उन्हें लंबी दूरी चलना पड़ता था, उन्हें भारी चीजें उठानी पड़ती थी, उन्हें बोरियत सहनी पड़ती थी, उन्हें वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ता था। यानी असुविधा कोई दुर्घटना नहीं थी, असुविधा सामान्य जीवन थी। फिर लेखक एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य बताते हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनर, कारें, स्मार्टफोन, प्रोसेस्ड फूड और डिजिटल मनोरंजन मानव इतिहास के केवल एक बेहद छोटे हिस्से में मौजूद हैं। यदि हम पूरे मानव विकास को देखें तो आधुनिक आराम केवल लगभग
0.04% समय से हमारे जीवन का हिस्सा है। सोचिए, हमारा शरीर लाखों वर्षों की कठिनाइयों के लिए बना है, लेकिन हम उसे लगातार आराम दे रहे हैं और यही असंतुलन समस्याएं पैदा कर रहा है। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज अक्सर भूखे रहते थे। उन्हें भोजन खोजने के लिए मीलों चलना पड़ता था। कभी कभी उन्हें कुछ नहीं मिलता था। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। भोजन हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारी जैविक प्रणाली अभी भी उसी पुराने संसार के लिए बनी हुई है। इसीलिए हमें मीठा पसंद है, इसीलिए हमें तला हुआ पसंद है, इसीलिए हमें अधिक खाना पसंद है, क्योंकि लाखों वर्षों तक यह व्यवहार जीवित रहने में मदद करता था। लेकिन आधुनिक दुनिया में वही व्यवहार मोटापा, मधुमेह और बीमारी बन जाता है। लेखक फिर एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हमारे पूर्वजों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। उनके पास लंबे समय तक कुछ न करने के क्षण होते थे। वे बैठते थे, सोचते थे, कल्पना करते थे, बात करते थे, कहानियां सुनाते थे, प्रकृति को देखते थे। उनका मन भटकता था और यही भटकता हुआ मन रचनात्मकता का जन्म स्थान था। लेकिन आज जैसे ही 2 मिनट खाली मिलते हैं, हम फोन निकाल लेते हैं, हम बोरियत से भागते हैं। और लेखक कहते हैं कि शायद हम अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पना और अपनी गहरी सोचने की क्षमता भी उसी के साथ खो रहे हैं। अब लेखक एक और गहरा अवलोकन करते हैं। हमारे पूर्वज बहुत अधिक चलते थे। उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही गतिविधि था। शिकार करना, लकड़ी ढोना, पानी लाना, घूमना, दौड़ना, चढ़ना, उठाना। आज हम व्यायाम को एक अलग गतिविधि मानते हैं, क्योंकि हमारे बाकी जीवन में गतिविधि लगभग गायब हो चुकी है। हम दिन भर बैठते हैं, फिर 1 घंटे के लिए जिम जाते हैं, फिर वापस बैठ जाते हैं। लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन ने हमारे शरीर को उस तरह इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है जिस तरह वह विकसित हुआ था, और इसकी कीमत हम बीमारियों के रूप में चुका रहे हैं। मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, कमजोर मांसपेशियां, कम ऊर्जा, मानसिक तनाव। लेकिन पुस्तक केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करती। लेखक कहते हैं कि आराम ने मानसिक समस्याएं भी पैदा की हैं। हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा सुरक्षित है, पहले से ज्यादा सुविधाजनक है, पहले से ज्यादा आरामदायक है। फिर भी चिंता बढ़ रही है, अवसाद बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंसान केवल आराम के लिए नहीं बना, इंसान संघर्ष के लिए भी बना है। जब जीवन से सभी चुनौतियां हटा दी जाती हैं, तो अक्सर अर्थ भी गायब होने लगता है। यही पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। सुविधा एक अद्भुत सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक है। जब हम आराम का उपयोग करते हैं, वह हमारी मदद करता है। जब आराम हमें उपयोग करने लगता है, वह हमें कमजोर बना देता है। लेखक कहते हैं कि हमें जानबूझकर अपने जीवन में कुछ असुविधाएं वापस लानी होंगी। ऐसी असुविधाएं जो हमें तोड़े नहीं, लेकिन हमें मजबूत बनाएं। ठंड महसूस करना, थोड़ी भूख महसूस करना, लंबी दूरी चलना, भारी वजन उठाना, कभी कभी अकेले रहना, कभी कभी बोर होना, कभी कभी कठिन काम करना, कभी कभी डर का सामना करना। यही वे चीजें हैं जिन्होंने मानव जाति को बनाया है, और शायद यही वे चीजें हैं जो हमें फिर से मजबूत बना सकती हैं। लेखक की अलास्का यात्रा अभी केवल शुरू हुई है। विमान अब उन्हें उस जंगली दुनिया के भीतर ले जाने वाला है, जहां अगले कई सप्ताह उनके शरीर, उनके दिमाग और उनके विश्वासों की परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा हमारे लिए एक दर्पण बनने वाली है, क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि लेखक आर्कटिक में जीवित रहेंगे या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या हम अपने आराम के पिंजरे को पहचान पाएंगे, और यदि पहचान भी लिया तो क्या हमारे भीतर उससे बाहर निकलने का साहस होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर समय आपके आसपास लोग हों, फिर भी आप भीतर से अकेले महसूस करें। आपके पास सैकड़ों सोशल मीडिया मित्र हों, लेकिन कोई ऐसा ना हो जिसे आप रात 2 बजे फोन कर सकें। आपके पास मनोरंजन की कमी न हो, लेकिन फिर भी जीवन में उत्साह की कमी हो। आपके पास हर सुविधा हो, लेकिन फिर भी भीतर कोई खालीपन बना रहे। माइकल ईस्टर हमें बताते हैं कि यह आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से अधिक अलग थलग महसूस करते हैं। अलास्का के कठोर वातावरण में चलते हुए लेखक को एक ऐसी चीज दिखाई देने लगती है जिसे आधुनिक जीवन ने लगभग छीन लिया है। वह है वास्तविक मानवीय जुड़ाव। जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तब उसके भीतर मौजूद सबसे गहरी मानवीय शक्तियां जागती हैं। जब भोजन सीमित हो, जब मौसम खतरनाक हो, जब जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़े, तब लोग केवल परिचित नहीं रहते,
वे साथी बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे। उनके लिए समूह केवल सामाजिक सुविधा नहीं था, वह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। यदि कोई बीमार पड़ता तो समूह उसकी मदद करता, यदि कोई घायल हो जाता तो समूह उसे उठाकर ले जाता, यदि कोई शिकार में असफल हो जाता तो समूह उसके साथ भोजन साझा करता। मानव मस्तिष्क इसी प्रकार के वातावरण में विकसित हुआ है, लेकिन आधुनिक जीवन में हम धीरे धीरे इस वास्तविक जुड़ाव से दूर होते जा रहे हैं। अब हमारे पास डिजिटल कनेक्शन है, लेकिन भावनात्मक संबंध कम हो रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में एक दूसरे को सुनते हैं। हम पोस्ट देखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं देखते। हम लाइक करते हैं, लेकिन साथ नहीं निभाते। लेखक बताते हैं कि वैज्ञानिक शोध बार बार यह दिखा रहे हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध स्वास्थ्य के लिए किसी दवा से कम नहीं है। जो लोग गहरे संबंध रखते हैं वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं और मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, गहरे संबंध आराम से नहीं बनते, वे संघर्ष से बनते हैं। एक साथ कठिनाई झेलने से बनते हैं, एक साथ किसी चुनौती का सामना करने से बनते हैं। यही कारण है कि सेना में बने दोस्त जीवन भर साथ रहते हैं। यही कारण है कि कठिन यात्राओं पर बने संबंध इतने गहरे होते हैं। और यही कारण है कि आरामदायक लेकिन अलग थलग जीवन अक्सर भीतर खालीपन छोड़ देता है। फिर पुस्तक एक और शक्तिशाली विचार की ओर बढ़ती है, जोखिम। आज अधिकांश लोग जोखिम से बचना चाहते हैं। हम निश्चितता चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्या यह है कि विकास की कोई गारंटी नहीं होती। हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे जोखिम होता है। नया व्यवसाय शुरू करना जोखिम है, प्रेम करना जोखिम है, नया शहर चुनना जोखिम है, नई नौकरी लेना जोखिम है, सपनों का पीछा करना जोखिम है। अगर आप केवल वही करते हैं जिसमें सफलता निश्चित हो, तो आप कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य तक नहीं पहुंच सकते। आर्कटिक में चलते हुए लेखक बार बार इस सच्चाई का सामना करते हैं। वहां कोई निश्चितता नहीं है। हर दिन मौसम बदल सकता है, हर दिन योजना बदल सकती है, हर दिन खतरा सामने आ सकता है। लेकिन यही अनिश्चितता उन्हें जीवित महसूस कराती है। यही पुस्तक का एक और गहरा संदेश सामने आता है। सुरक्षा और जीवंतता हमेशा एक ही चीज नहीं होती। कभी कभी जितना अधिक हम पूरी तरह सुरक्षित होने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम हम वास्तव में जीते हैं। अब लेखक एक दिलचस्प वैज्ञानिक अवधारणा समझाते हैं, जिसे हम मानसिक कठोरता कह सकते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मानसिक मजबूती जन्मजात होती है। कुछ लोग मजबूत पैदा होते हैं और कुछ कमजोर, लेकिन शोध कुछ और कहता है। मानसिक मजबूती अभ्यास से बनती है, ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशियां। यदि आप कभी कठिनाई का सामना नहीं करते, तो आपकी मानसिक शक्ति विकसित नहीं होती। अगर हर समस्या से कोई और आपको बचा ले, तो आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। अगर हर असुविधा से आप भागते रहें, तो आपका दिमाग सीख जाता है कि असुविधा खतरनाक है। लेकिन जब आप जानबूझकर कठिन काम करते हैं, तब आपका मस्तिष्क एक नया संदेश सीखता है, मैं इससे निपट सकता हूं। यही वाक्य मानसिक मजबूती की नींव है। लेखक बताते हैं कि असली आत्मविश्वास सकारात्मक सोच से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। जब आप बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और फिर भी सफल होते हैं, तब आपके भीतर विश्वास पैदा होता है। यही कारण है कि पहाड़ चढ़ने वाले लोग बदल जाते हैं। यही कारण है कि मैराथन धावक बदल जाते हैं। यही कारण है कि सेना का प्रशिक्षण लोगों को बदल देता है, क्योंकि वे अपने बारे में नया प्रमाण इकट्ठा करते हैं। वे सीखते हैं कि वे अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। इसके बाद लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, बोरियत। आधुनिक दुनिया बोरियत को दुश्मन मानती है। फोन उठाओ, वीडियो देखो, संगीत सुनो, स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, बस खाली मत बैठो। लेकिन लेखक कहते हैं कि शायद बोरियत हमारी दुश्मन नहीं है, शायद वह हमारी शिक्षक है। जब हम लगातार उत्तेजना से घिरे रहते हैं, तो हमारा दिमाग गहरी सोच की क्षमता खोने लगता है। रचनात्मक विचार अक्सर तब आते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। महान खोजें अक्सर तब जन्म लेती हैं जब मन को भटकने का अवसर मिलता है। लेकिन आज हम अपने दिमाग को वह अवसर ही नहीं देते। जैसे ही एक क्षण खाली होता है, हम स्क्रीन निकाल लेते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने का एक कारण यह भी है। प्रकृति हमारे मस्तिष्क को धीमा करती है, वह हमें लगातार उत्तेजना से दूर ले जाती है, वह हमें सोचने का अवसर देती है, वह हमें स्वयं से मिलने का अवसर देती है। और शायद यही कारण है कि जंगल में कुछ दिन बिताने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि वे स्वयं को फिर से महसूस करने लगे। अलास्का में लेखक के साथ भी यही होने लगता है। शुरुआत में कठिनाई केवल कठिनाई लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही कठिनाई शिक्षक बन जाती है। भूख धैर्य सिखाती है,
ठंड सहनशीलता सिखाती है, थकान विनम्रता सिखाती है, अनिश्चितता साहस सिखाती है और अकेलापन आत्मचिंतन सिखाता है। फिर लेखक एक अत्यंत शक्तिशाली निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक जीवन का लक्ष्य असुविधा को पूरी तरह समाप्त करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि असुविधा शत्रु नहीं है। सही मात्रा में असुविधा जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी मांसपेशियों के लिए व्यायाम। यदि शरीर पर कभी भार न पड़े तो वह कमजोर हो जाता है। यदि मन पर कभी चुनौती न आए तो वह भी कमजोर हो जाता है। यदि आत्मा कभी संघर्ष न देखे तो वह भी गहराई खो देती है। लेखक कहते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि क्या आपके जीवन में कठिनाई आएगी, प्रश्न यह है कि क्या आप उसे चुनेंगे या उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे। क्योंकि जो लोग स्वेच्छा से कठिन काम चुनते हैं वे अक्सर जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। और शायद यही कारण है कि आर्कटिक की इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य जीवित रहना नहीं है। वास्तविक उद्देश्य यह सीखना है कि जीवन का सर्वोत्तम संस्करण अक्सर आराम की सीमा के ठीक दूसरी तरफ छिपा होता है, और जो व्यक्ति उस सीमा को पार करने का साहस करता है वही स्वयं के सबसे शक्तिशाली रूप से मिलता है। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि आराम किस प्रकार हमारी शक्ति को कम कर सकता है। हमने देखा कि चुनौतियां कैसे हमें मजबूत बनाती हैं, जोखिम कैसे हमें जीवंत बनाते हैं और बोरियत कैसे हमारी रचनात्मकता को वापस ला सकती है। लेकिन अब हम पुस्तक के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां लेखक सबसे गहरे और सबसे असहज प्रश्नों का सामना करते हैं। भूख, मृत्यु और जीवन का वास्तविक अर्थ। सुनने में ये तीनों अलग अलग विषय लगते हैं, लेकिन माइकल ईस्टर बताते हैं कि ये तीनों वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोग शायद ही कभी वास्तविक भूख महसूस करते हैं। हम घड़ी देखकर खाते हैं, हम विज्ञापन देखकर खाते हैं, हम तनाव में खाते हैं, हम बोर होकर खाते हैं, हम जश्न मनाने के लिए खाते हैं। लेकिन शरीर की वास्तविक आवश्यकता के कारण खाने की घटनाएं लगातार कम होती जा रही हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए भूख जीवन का सामान्य हिस्सा थी। वे कभी कभी भोजन की प्रचुरता का आनंद लेते थे, लेकिन अक्सर उन्हें लंबे समय तक बिना भोजन के भी रहना पड़ता था। उनका शरीर इसी उतार चढ़ाव के अनुसार विकसित हुआ था। लेकिन आधुनिक जीवन ने भोजन को इतना सुलभ बना दिया है कि हम लगभग कभी उस स्थिति तक पहुंचते ही नहीं जहां शरीर को अपनी आंतरिक प्रणालियां सक्रिय करनी पड़े। यहीं लेखक उपवास और नियंत्रित भूख के विज्ञान की चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते तो शरीर केवल ऊर्जा की कमी महसूस नहीं करता, वह स्वयं को मरम्मत करना भी शुरू करता है। पुरानी कोशिकाओं की सफाई होती है, ऊर्जा प्रबंधन बेहतर होता है, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम भूख से डरना बंद करते हैं। यही इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। भूख स्वयं समस्या नहीं है, भूख का डर समस्या है। क्योंकि आधुनिक जीवन ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि थोड़ी सी असुविधा भी खतरा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ घंटों की भूख सहता है तब उसे एहसास होता है कि वह उससे कहीं अधिक सक्षम है जितना वह सोचता था। लेखक बताते हैं कि असली भूख और लालच वाली भूख में अंतर होता है। एक भूख शरीर की आवश्यकता है, दूसरी भूख मन की आदत है, और अधिकांश लोग इन दोनों को अलग अलग पहचान ही नहीं पाते। यही कारण है कि इतने लोग भोजन को भावनात्मक दर्द के इलाज की तरह उपयोग करते हैं। तनाव हुआ तो खाना, दुख हुआ तो खाना, अकेलापन हुआ तो खाना, गुस्सा आया तो खाना। लेकिन भोजन समस्या का समाधान नहीं करता, वह केवल थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका देता है। लेखक कहते हैं कि यदि हम थोड़ी देर के लिए उस असुविधा को महसूस करना सीख जाएं, तो हम अपने भीतर ऐसी शक्ति खोज सकते हैं जो वर्षों से दबकर बैठी हुई है। इसके बाद पुस्तक अचानक एक ऐसे विषय की ओर मुड़ती है जिससे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं, मृत्यु। लेखक कहते हैं कि आधुनिक समाज मृत्यु को छिपाने की कोशिश करता है। हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं, हम उसे जीवन के किनारे पर धकेल देते हैं। लेकिन हजारों वर्षों तक ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानते थे। वे उसे हर समय अपने आसपास देखते थे और शायद इसी कारण वे जीवन को अधिक गहराई से जीते थे। लेखक बताते हैं कि कई प्राचीन दार्शनिक परंपराएं मृत्यु पर चिंतन करने की सलाह देती थीं। स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि हर दिन मृत्यु को याद करो। बौद्ध परंपरा भी मृत्यु पर ध्यान लगाने की बात करती है। पहली नजर में यह निराशावादी लग सकता है, लेकिन वास्तविकता ठीक उलट है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तभी आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको निश्चित रूप से पता हो कि आपके पास केवल 1 वर्ष बचा है। क्या आप वही जीवन जिएंगे
जो अभी जी रहे हैं? क्या आप वही शिकायतें करेंगे? क्या आप वही डर पालेंगे? क्या आप वही लोगों को अनदेखा करेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं? शायद नहीं। मृत्यु की जागरूकता जीवन को अधिक मूल्यवान बना देती है। लेखक बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे समय असीमित हो। हम महत्वपूर्ण बातों को कल पर टाल देते हैं, सपनों को अगले वर्ष पर टाल देते हैं, रिश्तों को बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मृत्यु हमें याद दिलाती है कि बाद में शायद कभी आए ही नहीं। यही कारण है कि मृत्यु के बारे में सोचना उदासी नहीं बल्कि स्पष्टता ला सकता है। अब पुस्तक अंतिम बड़े विचार की ओर बढ़ती है, भार उठाना। लेकिन यहां केवल जिम में उठाए जाने वाले वजन की बात नहीं हो रही, यह जीवन के भार की बात भी है। लेखक बताते हैं कि हमारे पूर्वज लगातार भारी चीजें उठाते थे, लकड़ी, पानी, भोजन, बच्चे, सामान। उनका शरीर इसी काम के लिए बना था। आज अधिकांश लोगों का जीवन इतना सुविधाजनक हो गया है कि उन्हें शायद ही कभी कुछ भारी उठाना पड़ता है। परिणाम? कमजोर मांसपेशियां, कमजोर हड्डियां, कमजोर सहनशक्ति। लेकिन लेखक कहते हैं कि शारीरिक भार उठाने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक लाभ भी है। जब आप अपने कंधों पर भार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आप केवल शरीर को प्रशिक्षित नहीं कर रहे होते, आप मन को भी प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं कि कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ना संभव है। यही कारण है कि सैनिकों का प्रशिक्षण अक्सर भारी वजन उठाकर चलने पर आधारित होता है। यही कारण है कि कठिन ट्रैक लोगों को बदल देते हैं। यही कारण है कि पाथिए कि भार उठाने के बाद मिलने वाली संतुष्टि किसी स्क्रीन या मनोरंजन से नहीं मिलती, क्योंकि वह संतुष्टि अर्जित की हुई होती है। लेखक एक अत्यंत शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं। जीवन में अर्थ अक्सर जिम्मेदारी से आता है, और जिम्मेदारी एक प्रकार का भार है। परिवार का भार, सपनों का भार, कर्तव्य का भार, समाज का भार। यदि जीवन से सभी भार हटा दिए जाएं, तो शायद जीवन आसान हो जाए, लेकिन वह अर्थहीन भी हो सकता है। मनुष्य केवल आनंद के लिए नहीं बना, मनुष्य योगदान के लिए भी बना है। यही पुस्तक के अंतिम अध्यायों का सार सामने आता है। अच्छा जीवन आसान जीवन नहीं होता। अच्छा जीवन वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से सार्थक कठिनाइयां चुनता है। कठिन व्यायाम, कठिन लक्ष्य, कठिन बातचीत, कठिन जिम्मेदारियां, कठिन सीख, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों के भीतर विकास छिपा होता है। लेखक अपनी पूरी यात्रा के बाद एक अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। समस्या ये नहीं है कि आधुनिक दुनिया ने हमें आराम दिया, समस्या ये है कि हमने असुविधा को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। हमें जंगल में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें आर्कटिक में 33 दिन बिताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में थोड़ी स्वैच्छिक असुविधा वापस लानी होगी। कभी पैदल चलना, कभी भूखे रहना, कभी ठंड सहना, कभी फोन बंद करना, कभी अकेले बैठना, कभी कठिन काम चुनना, कभी डर का सामना करना, क्योंकि यही वे अनुभव हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। पुस्तक के अंत में लेखक एक गहरा प्रश्न छोड़ते हैं। जब आपका जीवन समाप्त होगा, तब क्या आप यह कह पाएंगे कि आपने वास्तव में जीवन जिया था, या आप केवल आरामदायक रहे थे? यह प्रश्न असुविधाजनक है, लेकिन शायद यही इस पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सुरक्षित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य पूरी तरह जीवित होना है, और पूरी तरह जीवित होने का मार्ग अक्सर आराम क्षेत्र के बाहर से होकर गुजरता है। वहीं साहस है, वहीं विकास है, वहीं अर्थ है, वहीं वह व्यक्ति छिपा है जो आप बन सकते हैं। और शायद आज इसी क्षण आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रगति किसी नई सुविधा में नहीं, बल्कि किसी ऐसी असुविधा में छिपी हुई है जिससे आप अब तक बचते आए हैं। क्योंकि अंततः आराम एक सुंदर जगह है, लेकिन वहां कुछ भी विकसित नहीं होता।